नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तथा इससे पहले कि जिसने वीडियो नहीं देखा हो वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को जरूर देखें। हम बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है एलईडी होता है का फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है। तो आपको बताना है जो एलईडी होता है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है। ऑप्शन ए 0.3 वोल्ट होता है, ऑप्शन बी 0.6 वोल्टेज होता है, ऑप्शन सी 1.8 वोल्टेज से 3.3 वोल्टेज होता है, ऑप्शन डी 1.5 वोल्टेज से 3 वोल्टेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है एलईडी, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। आपको ध्यान रखना है लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। तथा एलईडी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कितना होता है, 1.8 वोल्टेज से 3.3 वोल्टेज तक इसका मान होता है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है एक तो होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। तो आपको ध्यान रखना है जो रिवर्स पर यह किसकी तरह कार्य करता है, यह एक डायोड यानी कि यह सामान्य डायोड की तरह यह एक रिवर्स वोल्टेज पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ओम के यानी कि क्या दे रखा है, 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध यानी आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 1 ओम और 1.5 वोल्टेज ईएमएफ वाले, और वी का मान कितना दे रखा है 1.5 वोल्टेज। 10 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी 10 सेल हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन संयोजन का कुल वोल्टेज यानी कुल वोल्टेज का मान और कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी कुल वोल्टेज और कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान रहता है। तो इसका कुल वोल्टेज का मान भी कितना हो जाएगा, इसका टोटल टी वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी वी टी कितना हो जाएगा 1.5 वोल्टेज, यानी टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 1.5 वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो इसका टोटल वोल्टेज तो कितना हो गया 1.5 वोल्टेज। और ऑप्शन एक बी में दे रखा है 1.5 वोल्टेज, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.5 वोल्टेज और 0.1 ओम। तो हमको निकालना है प्रतिरोध का मान कितना आना चाहिए, 0.1 ओम होना चाहिए। तो हमको क्या दे रखा है 1 और समांतर क्रम में 10 सेल है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 डेढ़ ऐसे 1/10 बार लिखेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लघुत्तम आएगा तो 1 आ जाएगा और ऊपर 1 करके जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 1/r का मान कितना जाएगा 10/1। तो r का मान कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 ओम इसका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ये जो 0.1 ओम आ गया है ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रांसफार्मर भंवर धारा हानियाँ के कारण उत्पन्न होती है। जो ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि उत्पन्न होती है यह किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कोर के कारण, ऑप्शन बी ताम्र हानि, ऑप्शन बी द्वितीयक कुंडलन, ऑप्शन सी प्राथमिक कुंडलन। तो आपको बताना है जो भंवर धारा हानि होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है। तो आप सबको ध्यान रखना है जो ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती है जो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्युत हानि, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है विद्युत हानि और एक होती है यांत्रिक हानि। और विद्युत हानि भी क्या होती है, विद्युत हानि भी दो प्रकार की होती है। तो आपको ध्यान रखना है एक तो होती है कोर हानि जिसे हम क्या कहते हैं लोह हानि भी कहते हैं, और एक होती है ताम्र हानि होती है। और जो कोर हानि होती है यह कोर हानि भी कितने प्रकार की होती है, यह भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें से एक तो होती है कौन सी, एक होती है एडी करंट लॉसेस, एक तो होती है एडी करंट लॉसेस और एक होती है हिस्टेरेसिस हानि। ये 2 प्रकार की होती है। तो हमको निकालना है इसमें क्या है भंवर धारा हानि। तो भंवर धारा एडी करंट लॉसेस को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि भी कहते हैं। तो ये कौन सी हानि है, कोर हानि या लोह हानि भी से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो भंवर धारा हानि होती है या कोर के कारण उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है यदि एक डायोड दोनों दिशाओं में समान प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, यानी कि एक डायोड है जो दोनों दिशाओं में समान प्रतिरोध दर्शा रहा है लेकिन शून्य नहीं है, लेकिन वो क्या है जो प्रदर्शित कर रहा है प्रतिरोध का मान वह क्या है शून्य नहीं है, तो डायोड होना चाहिए। तो डायोड कैसा होगा, ऑप्शन ए ओपन होगा, ऑप्शन बी दोषी होगा, ऑप्शन सी शॉर्ट होगा, ऑप्शन डी अच्छी तरह कार्यरत यानी कि अच्छी तरह ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो यदि डायोड क्या होता अनंत, यानी कि डायोड अनंत प्रतिरोध दर्शाता, यानी कि यदि डायोड इसमें अनंत प्रतिरोध दर्शाता वह क्या होता ओपन, यानी कि वह
खुला हो जाता, खुला प्रतिरोध होगा तो उसमें खुला डायोड होगा तो वह क्या दर्शाएगा, अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा। और यदि यदि शून्य यानी कि शून्य प्रतिरोध, केवल शून्य प्रतिरोध दर्शाता, तो शून्य प्रतिरोध में क्या होता, वह शॉर्ट यानी कि वह शॉर्ट सर्किट है, तो शून्य प्रतिरोध दर्शाएगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, शून्य भी नहीं है, शून्य नहीं है लेकिन क्या है, समान प्रतिरोध दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह डिफेक्टिव यानी कि इसमें कुछ दोष है जिसके कारण यह क्या है कि दोनों प्रतिरोध समान दर्शा रहा है लेकिन वह शून्य नहीं दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में होता है, यानी कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, उसमें क्या होता है, ऑप्शन ए एक डायोड, ऑप्शन बी दो डायोड, ऑप्शन सी तीन डायोड, ऑप्शन डी चार डायोड। तो आप सबको ध्यान है, जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में होते हैं वह दो डायोड प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है और एक डायोड किसमें किया जाता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, यानी कि जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है उसके अंतर्गत हम एक डायोड का प्रयोग करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, चार डायोड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है, उसके अंतर्गत हम चार डायोड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है, वर्ग सी प्रवर्धक के साथ वर्ग ए प्रवर्धक की तुलना में लाभ होता है, यानी कि वर्ग सी प्रवर्धक की तुलना में के साथ में वर्ग ए प्रवर्धक की तुलना में कितना लाभ होगा। ऑप्शन ए मध्यम होगा, ऑप्शन बी निम्न होगा, ऑप्शन सी बराबर होगा, ऑप्शन डी उच्च होगा। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो वर्ग सी प्रवर्धक के साथ में वर्ग ए की तुलना करेंगे तो वर्ग सी में क्या होगा, लाभ उच्च होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी, एक होता है क्लास ए बी और एक होता है क्लास सी। तो आपको ध्यान रखना है, जो क्लास ए इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 50% तक होती है, और क्लास बी की कितनी होती है, 78.5% तक होती है, और क्लास ए बी की होती है वह कितनी होती है, इसकी होती है 50 से 78.5% होती है, और जो क्लास सी होता है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 90% से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वर्ग सी के साथ में वर्ग ए एम्पलीफायर की तुलना करेंगे, यानी कि वर्ग ए में 50 है और वर्ग सी में कितनी है, 90% है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब देना है आपको, द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए आवेशित किया जा सकता है लेकिन रीयूज नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी आवेशित और रीयूज नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी पुनः आवेशित और रीयूज किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो द्वितीयक सेल होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित, उन्हें हम कर सकते हैं पुनः आवेशित भी कर सकते हैं, और रीयूज यानी कि दोबारा उसको उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसे पुनः आवेशित और रीयूज किया जा सकता है। और इसकी जगह यदि प्राथमिक सेल होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, इसे आवेशित भी नहीं कर मतलब क्या नाम से, इसको रीयूज भी नहीं कर सकते और आवेशित भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, इसका राइट आंसर हो जाता आवेशित और रीयूज नहीं किया जा सकता। अगर प्राथमिक सेल के बारे में पूछते तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालक के माध्यम में बिंदु ए से बी तक के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन हैं जो एक ए बिंदु से बी बिंदु तक प्रवाहित हो रहे हैं तो उसमें इसको प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध होता है, ऑप्शन बी ऊष्मा होती है, ऑप्शन सी धारा होती है, ऑप्शन डी वोल्टेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि जिसके अंतर्गत विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल के कारण ही उसमें यानी धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इसमें आगमन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वोल्टेज, यानी वोल्टेज या विभवांतर के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एनपीएन यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर दे रखा है के चालन के लिए उपयुक्त अभिनति बायसिंग, यानी कि इसके लिए चालन के लिए जो बायसिंग होती है वह कौन सी होगी। ऑप्शन ए
बेस एमीटर अग्र अभिनत होना चाहिए और कलेक्टर बेस पश्च अभिनत होना चाहिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेस एमीटर और अग्र अभिनत होना चाहिए और कलेक्टर और इसका बेस होना चाहिए जो वह क्या होना चाहिए, पश्च अभिनति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 वोल्टेज बैटरी से पावर लेने के लिए घरेलू इन्वर्टर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, यह एक बैटरी है जो कितनी है, 12 वोल्टेज, ये 12 वोल्टेज की बैटरी है और इसमें इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इस इन्वर्टर में क्या लगा होता है, एक ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है और यह है हमारा घर। तो ये घर में जो उपकरण होते हैं वह क्या होते हैं, जो ये उपकरण होते हैं ये 230 वोल्टेज पर के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें 12 वोल्टेज की बैटरी है और ये इन्वर्टर है और 230 वोल्टेज बढ़ाना है, करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लगाएंगे, एक स्टेप अप, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम घरेलू इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वह कहाँ पर करते हैं, स्टेबलाइजर, यानी कि स्टेबलाइजर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टेबलाइजर में क्या करता है, वोल्टेज कम होने पर बराबर वोल्टेज हमारे घरों में देता है और वह वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉसफेट में क्या होता है। ऑप्शन ए निम्न इनपुट प्रतिरोध और उच्च आउटपुट प्रतिरोध। ऑप्शन बी उच्च इनपुट प्रतिरोध निम्न आउटपुट प्रतिरोध। ऑप्शन सी निम्न इनपुट प्रतिरोध और निम्न आउटपुट प्रतिरोध। ऑप्शन डी उच्च इनपुट प्रतिरोध और उच्च आउटपुट प्रतिरोध। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट क्या होता है, जिसके अंतर्गत उच्च इनपुट यानी कि जो उच्च इनपुट होता है वह उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च इनपुट प्रतिरोध होता है और आउटपुट क्या होता है, निम्न आउटपुट। इसमें निम्न आउटपुट, आपको ध्यान रखना है, निम्न आउटपुट प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसमें उच्च इनपुट प्रतिरोध और निम्न आउटपुट प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूजेटी लगता है। ऑप्शन ए नकारात्मक अभिलक्षण। ऑप्शन बी धनात्मक अभिलक्षण। ऑप्शन सी नहीं धनात्मक और नहीं नकारात्मक अभिलक्षण। ऑप्शन डी धनात्मक और नकारात्मक यानी दोनों अभिलक्षण रखता है। तो आपको सबको ध्यान रखना है, यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यह इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यह क्या करता है, यह नकारात्मक अभिलक्षण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह नकारात्मक अभिलक्षण को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दीवाल घड़ी होता है, उसमें प्रयुक्त एल्केलाइन सेल द्वारा उत्पादित वोल्टता क्या होती है। जो दीवाल घड़ी में प्रयुक्त एल्केलाइन सेल होता है, इसके द्वारा उत्पादित वोल्टेज क्या होता है। ऑप्शन ए 1.5 वोल्टेज। ऑप्शन बी 0.7 वोल्टेज। ऑप्शन सी 1.2 वोल्टेज। ऑप्शन डी 1.0 वोल्टेज। तो आप सबको ध्यान रखना है, एल्केलाइन सेल होता है, यह क्या होता है, यह प्राथमिक सेल होता है, यानी कि इसको एक बार यूज करने के बाद में इसका उपयोग दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, पहली बात तो एल्केलाइन सेल होता है, ये प्राथमिक सेल होता है तथा इसका वोल्टेज या विद्युत वाहक बल होता है, ये कितना होता है, 1.5 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक लेड एसिड ऑटोमोबाइल बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए 2 लिथियम आयन सेलों द्वारा उत्पन्न परिणामी वोल्टेज कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक लेड एसिड ऑटोमोबाइल बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में 2 लिथियम आयन सेल जोड़ रहे हैं, तो इसका अपन को परिणामी वोल्टेज कितना होगा ये निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लेड एसिड सेल होता है इसका वोल्टेज कितना होता है, इसका वोल्टेज होता है 12 वोल्टेज। और लिथियम आयन, जो लिथियम आयन सेल होता है ये भी क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है, और इसका वोल्टेज कितना होता है, 3.7 वोल्टेज इसका होता है। यानी कि 2 लिथियम सेल है, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 12 वोल्टेज प्लस 3.7 प्लस 3.7 वोल्टेज हो जाएगा। तो इनको अपन को जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा टोटल 12 और 3 15, 15 3 18, 18 प्लस 7.7 पॉइंट यानी 1.4, तो कितना हो गया, 19.4 हो गया। 19.4 वोल्टेज इसका कुल परिणामी वोल्टेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
जब कोई भी एक इनपुट एक हो, यानी कि इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई भी इनपुट एक है, तो निम्नलिखित में से किस गेट के आउटपुट के रूप में एक प्राप्त होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और गेट। और गेट के अंतर्गत क्या होता है, अगर एक भी इनपुट एक है तो आउटपुट हमेशा एक प्राप्त होता है, क्योंकि और के अंतर्गत क्या होता है, वाई बराबर होता है, एक होता है इनपुट ए, एक होता है बी, तो वाई बराबर ए प्लस बी होता है। तो इसके अंतर्गत यदि ये एक ए या तो एक होना चाहिए या बी एक होना चाहिए, या दोनों में से एक इनपुट इनका एक है तो इनका आउटपुट हमेशा एक प्राप्त होगा। यदि दोनों इनपुट शून्य हैं तभी जाके इनका आउटपुट क्या होगा, यदि दोनों इनपुट क्या है, शून्य है, तभी जाकर इनका इनपुट आउटपुट शून्य प्राप्त होगा। अन्यथा यदि एक भी इनपुट एक प्राप्त होगा इसका, तो आउटपुट हमेशा एक ही प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एसएमपीएस की आउटपुट है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एसएमपीएस होता है इसकी आउटपुट क्या होती है। ऑप्शन ए वोल्टेज स्वीप, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी एसी, ऑप्शन डी डीसी पल्सेटिंग, यानी पल्सेटिंग डीसी। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो एसएमपीएस यानी एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है, तथा इसका आउटपुट हमेशा क्या होता है, डीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रेरक के दिए गए कोर में से किसका प्रेरकत्व अधिकतम होगा। यानी कि आपको बताना है किसी प्रेरक में दिए गए कोर में किसका प्रेरकत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए एयर का होगा, ऑप्शन बी तांबे का होगा, ऑप्शन सी लोहे का होगा, ऑप्शन डी लकड़ी का होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहे। लोहे का प्रेरकत्व सबसे अधिकतम होता है। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए लो लाइट इरेक्टिंग डायोड, ऑप्शन बी लाइट इरेक्टिंग डायोड, ऑप्शन सी लाइट एडिटिंग डायोड, ऑप्शन डी लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपको ध्यान रखना है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, तथा हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, तथा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पुरानी वीडियो को अवश्य देखें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।